गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करना चाह रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमारा पहला पॉइंट है कि सबसे लंबा लिखित संविधान। भारत का जो संविधान है वो सबसे लंबा संविधान है। सबसे लंबा होने के साथ साथ भारत का संविधान लिखित संविधान है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान को हम मुख्य दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें लिखित संविधान और अलिखित संविधान शामिल है। लिखित संविधान जैसे कि अमेरिका का जो संविधान है वह लिखित संविधान है। इसके अलावा अलिखित संविधान जैसे कि ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। भारतीय संविधान का अगर हम जिक्र करें तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा व लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का जो मूल भाग है, यानी कि जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, उस समय का अगर हम जिक्र करें, यानी कि मूल रूप का जिक्र करें भारतीय संविधान का, तो उस समय भारतीय संविधान में केवल एक प्रस्तावना थी। एक प्रस्तावना के साथ 395 अनुच्छेद थे। इसके अलावा 22 भाग और 8 अनुसूचियां शामिल थी। लेकिन वर्तमान में जो हमारा संविधान है, वर्तमान में जो भारतीय संविधान है, उसमें एक प्रस्तावना है। एक प्रस्तावना के साथ 400 प्लस आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, और वर्तमान में 25 भागों में भारत का संविधान विभक्त है। इसके अलावा वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है वो 12 है, 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अगर हम दूसरे देश के साथ इसकी कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो दुनिया में ऐसा कोई भी संविधान नहीं है दूसरा जिसमें कि इतने सारे अनुच्छेद हों, इतनी अनुसूचियां हों, इतने भाग हों। क्योंकि भारतीय संविधान में प्रस्तावना भी शामिल है, प्रस्तावना के साथ साथ अनुच्छेद भी इसमें है, अनुच्छेदों के साथ साथ अनुसूचियां भी है, और अनुसूचियों के साथ साथ 25 जो भाग हैं वह भी भारतीय संविधान में है। तो इस प्रकार से भारत का संविधान सबसे लंबा और लिखित संविधान है। इसके साथ साथ भारत का संविधान जो इतना लंबा संविधान है, विस्तृत संविधान है, लेंथी संविधान है, इसके पीछे भी अनेक कारण हैं, जिनमें मुख्य कारण इस प्रकार से है कि भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, लेंथी है। इसका एक कारण है भौगोलिक कारण। भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, इसका एक मुख्य कारण भौगोलिक कारण भी माना जाता है, क्योंकि भारत का जो विस्तार है, भारत की जो विविधता है, यह भी भारत के संविधान का विस्तृत होने का एक कारण है। भारत जो है विश्व में 7वें नंबर पर है विस्तारित रूप में। तो इस प्रकार से भारत विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है। परिणाम स्वरूप भारत का संविधान भी विस्तृत होना लाजमी है। भारतीय संविधान में अलग अलग भाषा को जानने वाले लोग निवास करते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग निवास करते हैं, अलग अलग जातियों से संबंधित लोग जो है भारत में निवास करते हैं, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले, अलग अलग जो रहन सहन, यानी कि इस प्रकार से भारत में सभी प्रकार के जो नागरिक हैं निवास कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप भारत का जो संविधान है विस्तृत है, क्योंकि सभी नागरिकों की इसमें क्या है, ध्यान में रखा गया है। परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान क्या है, बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। भारतीय संविधान विस्तृत होने का जो अन्य कारण है उसमें ऐतिहासिक कारण भी शामिल है। भौगोलिक कारण के साथ साथ ऐतिहासिक कारण के कारण भी भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है उसका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव देखा जा सकता है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का 75% जो हिस्सा है वो भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ऐड किया है। परिणाम स्वरूप भारत का संविधान विस्तृत होना ही था।
तो यह भी भारतीय संविधान के विस्तृत होने का एक मुख्य कारण है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 का भी इस पर बहुत ज़्यादा क्या है, प्रभाव है। परिणाम स्वरूप भारत का संविधान बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में विस्तृत होने का एक कारण ये भी है कि केंद्र और जो राज्य हैं उनके लिए एकल संविधान है, वन कॉन्स्टिट्यूशन की व्यवस्था की गई है। भारत में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान की व्यवस्था नहीं है। परिणाम स्वरूप भारत का संविधान यहाँ भी बहुत ज़्यादा क्या है, विस्तृत है, लेंथी है कि केंद्र और राज्यों के लिए एक ही संविधान की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान के विस्तृत होने का एक कारण ये भी माना जाता है कि जो संविधान सभा थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी, उसमें कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। परिणाम स्वरूप इस कारण भी भारत का जो संविधान है बहुत ज़्यादा विस्तृत रहा है, लेंथी रहा है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में न केवल जो शासन के मौलिक सिद्धांतों का वर्णन है, बल्कि प्रशासनिक प्रावधान भी भारतीय संविधान में किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो है शासन के मौलिक सिद्धांतों के साथ साथ प्रशासनिक प्रावधान भी रखे गए हैं। तो यह भी एक कारण है कि भारतीय संविधान बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, लेंथी है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता का अगर हम जिक्र करें तो उसमें शामिल है कि विभिन्न स्रोतों से तैयार किया गया संविधान है। भारत का जो संविधान है वो अलग अलग देशों से लिया गया है। अलग अलग इसमें स्रोत हैं, सोर्सेज हैं, जो कि हमने अलग अलग देशों से अलग अलग कंसेप्ट भारतीय संविधान में जोड़े हैं। अगर हम बात करें भारतीय शासन अधिनियम 1935 का, तो भारतीय संविधान का जो अधिकांश ढांचा है, यानी कि भारतीय संविधान का 75% जो हिस्सा है वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान का जो दार्शनिक भाग है, जिसमें कि मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत शामिल है, ये भी हमने दूसरे देशों से लिए हैं। जैसे कि मौलिक अधिकार जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। और मौलिक अधिकारों का जो जिक्र है वो भारतीय संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। राज्य नीति के जो निदेशक सिद्धांत है जो कि भारतीय संविधान में है, वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का जिक्र आर्टिकल 36 से 51 तक किया गया है और भाग 4 में इनका जिक्र है। इसके साथ साथ जो राजनीतिक भाग है, भारतीय संविधान का जो राजनीतिक भाग है, जिसमें संसदीय सरकार और इसके साथ साथ कार्यपालिका और विधायिका के जो संबंध है, इसका जो अधिकांश हिस्सा है वो ब्रिटेन के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो इस प्रकार से अलग अलग जो कंसेप्ट है वो हमने भारतीय संविधान में लिए गए हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत हैं, संसदीय सरकार है। तो इसी प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि भारत का जो संविधान का जो निर्माण है वो विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है, कि अलग अलग देशों के संविधानों को छानने के बाद ही भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है। तो इसीलिए तो भारतीय संविधान को क्या है, उधार लिए गए सिद्धांतों का थैला भी कहा जाता है, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए बैग ऑफ बोरोविंग। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में हालांकि बहुत सारे जो विषय हैं, अलग अलग जो कंसेप्ट हैं वो हमने दूसरे देश से लिए हैं, लेकिन वो जो कंसेप्ट है वो भारतीय संविधान में ज्यों के त्यों हमने ऐड नहीं किए हैं, ज्यों के त्यों नहीं जोड़े हैं, बल्कि उनमें जो विसंगतियां थी, उनमें जो दोष हैं उनको हमने दूर किया है। उनमें आमूल चूल परिवर्तन करके ही भारतीय संविधान में वो कंसेप्ट जोड़े गए हैं। इसके साथ साथ अगर हम भारतीय संविधान की विशेषताओं में तीसरा पॉइंट देखें तो वह है हमारा कि नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय, कि भारत का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। कठोर या अनम्य जो संविधान है उसे हम कह सकते हैं कि जिसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, वह संविधान कठोर संविधान या अनम्य संविधान कहलाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अमेरिका का जो संविधान है वो ऐसा संविधान है जिसमें संशोधन
के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, यानी कि अमेरिका का जो संविधान है वह एक प्रकार से क्या है, कठोर संविधान है, अनम्य संविधान है। इसके अलावा अगर हम दूसरी ओर देखें तो जो कि लचीला या नम्य संविधान, वह संविधान होता है जिसमें संशोधन की जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान होती है। जैसे जो आम कानून का निर्माण किया जाता है वही प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है। जैसे कि ब्रिटेन का संविधान हम देखें तो ब्रिटेन का जो संविधान है वो क्या है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है। इसके साथ साथ अगर हम भारतीय संविधान का यहाँ जिक्र कर रहे हैं तो भारतीय संविधान में दोनों ही गुण शामिल है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो न तो लचीला है और न ही कठोर है, बल्कि दोनों का मिश्रण है, दोनों का मिला जुला रूप भारतीय संविधान में है। आर्टिकल 36 जो 8 है हमारा, अनुच्छेद 368 है, वो भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार देता है। और आर्टिकल 36(8) में दो प्रकार यानी दो प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है कि दो प्रक्रियाओं के द्वारा संशोधन भारतीय संविधान में किया जा सकता है, जिसमें संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन शामिल है। इसके अलावा संसद के 2/3 बहुमत संशोधन के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल के बहुमत के द्वारा संशोधन भी शामिल है। जो तीसरी जो प्रक्रिया है यानी कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, इस प्रक्रिया का जिक्र आर्टिकल 36(8) में नहीं किया गया है। अनुच्छेद 368 में केवल दो ही प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, संसद के 2/3 बहुमत और आधे राज्यों के विधानमंडल के द्वारा संशोधन। पहली जो प्रक्रिया है कि संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, इस प्रक्रिया का जिक्र अनुच्छेद 368 में नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर हम जिक्र करें कि भारतीय संविधान की जो चौथी हमारी विशेषता है वह है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन इसका जो झुकाव है वो एकात्मकता की ओर है। जो शासन प्रणाली है उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं कि एकात्मक और संघात्मक। यानी कि संघात्मक शासन प्रणाली वह शासन प्रणाली होती है जिसमें शक्तियां अलग अलग इकाइयों में बंटी हुई होती हैं, और एकात्मक जो शासन प्रणाली है उसमें शक्तियां एक इकाई के हाथ में होती हैं। तो भारतीय संविधान जो है वो संघीय भी है, फेडरल भी है, और भारतीय संविधान में ऐसे लक्षण हैं, ऐसी विशेषताएं भी हैं जो कि ये दर्शाती है कि भारत का संविधान क्या है, संघीय है। जैसे कि शक्तियों का विभाजन भारतीय संविधान में किया गया है, केंद्र और राज्यों में शक्तियों का जो विभाजन किया गया है यह संघीय लक्षण है। इसके साथ साथ लिखित संविधान, यह भी भारतीय संविधान का क्या है कि संघीय लक्षण है। इसके साथ साथ संविधान की जो सर्वोच्चता है, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल, ये सारी ऐसी विशेषताएं हैं जो कि भारतीय संविधान में है, जो कि ये दर्शाती है कि भारत का संविधान जो है संघात्मक है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में ऐसी विशेषताएं भी है जो कि ये दर्शाती है कि भारत का संविधान संघात्मक नहीं बल्कि एकात्मक है। जैसे कि सशक्त केंद्र है, यानी कि केंद्र को सबसे ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। हालांकि शक्तियों का विभाजन किया गया है 3 सूचियों में, राज्य संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, लेकिन सशक्त केंद्र की व्यवस्था भी की गई है जो कि एकात्मक सरकार, एकात्मक जो है विशेषता को दर्शाता है। इसके अलावा एक संविधान, केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान की व्यवस्था की गई है, यह भी एकात्मकता का जो लक्षण है। इसके साथ साथ एकल नागरिकता है, हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, इकहरी नागरिकता है, नागरिकों को दोहरी नागरिकता नहीं है, जैसे कि अमेरिका के संविधान में नागरिकों को दोहरी नागरिकता है। यह भी भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता को दर्शाता है। संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन जो प्रावधान है, ये सभी जो विशेषताएं हैं भारतीय संविधान में है, जो कि ये दर्शाता है कि भारत का संविधान एकात्मक है, संघात्मक नहीं है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान में कहीं पर भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 1 है, आर्टिकल 1 है, वह कहता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट।
और इसके दो अर्थ निकलते हैं कि भारतीय जो संघ है वो राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, यानी कि किसी समझौते का वो परिणाम नहीं है, रिजल्ट नहीं है। इसके साथ साथ दूसरा अर्थ इसका ये भी निकलता है कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्य जब अलग हो जाएंगे तो भारत की एकता और जो अखंडता है वो खतरे में आ सकती है। परिणामस्वरूप भारत के जो राज्य हैं उनको अलग होने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 1 स्पष्ट करता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो इस प्रकार से यह भी भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता का अगर हम जिक्र करें तो उसमें शामिल है कि सरकार का संसदीय रूप। यह भी भारतीय संविधान की क्या है कि मुख्य विशेषता है कि भारतीय संविधान ने अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसको अब नहीं अपनाया है, बल्कि ब्रिटेन की जो हमारी संसदीय तंत्र है उसको भारतीय संविधान ने अपनाया है। तो इस प्रकार से यह भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। और संसदीय व्यवस्था में विधायिका और जो कार्यपालिका है उनके मध्य में समन्वय व सहयोग होता है। इस सहयोग के सिद्धांत पर ये आधारित होती है। इसके अलावा जो दूसरी जो प्रणाली है, अध्यक्षीय प्रणाली है, उसमें दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन जो है उस सिद्धांत पर ये काम करता है। तो इस प्रकार से अध्यक्षीय जो शासन प्रणाली है उसमें शक्तियों का जो विभाजन है वो होता है, और संसदीय जो व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका और विधायिका के मध्य में समन्वय और सहयोग के सिद्धांत पर यह काम करता है। भारत का संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। तो इस प्रकार से यह भी संसदीय जो रूप है यह भी भारतीय संविधान की क्या है, एक मुख्य विशेषता है। और भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली की अनेक विशेषताएं भी मौजूद हैं, जिसमें कि वास्तविक नाम मात्र की कार्यपालिका शामिल है। अगर हम सेंट्रल लेवल का जिक्र करें तो सेंट्रल लेवल पर जो नाम मात्र की कार्यपालिका है वह राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। उसी प्रकार से अगर हम स्टेट लेवल का जिक्र करें तो उसमें नाम मात्र की जो कार्यपालिका है वह गवर्नर है और वास्तविक जो कार्यपालिका है वह मुख्यमंत्री है। इसके साथ साथ बहुमत वाले दल की सत्ता, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही और विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निचले सदन का विघटन, ये सारी की सारी विशेषताएं भारतीय संविधान में है जो कि संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार से यह भी भारतीय संविधान की क्या है कि मुख्य विशेषता है। इसके साथ साथ भारतीय संसदीय प्रणाली जो है वो बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, लेकिन फिर भी दोनों में कुछ जो है वो अंतर, जो डिफरेंस है वो नज़र आ रहे हैं। जैसे कि ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद जो है वो संप्रभु नहीं है, एक ये मुख्य इसमें अंतर है। इसके अलावा भारत का जो प्रधान है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, गणतंत्र है, जबकि ब्रिटेन में जो प्रधान है वह उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी की व्यवस्था की गई है। तो यह भी क्या है, इसमें एक दोनों में मुख्य अंतर है। इसके अलावा भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाएं तो उसमें संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय यह भी शामिल है कि भारतीय संविधान में संसद की संप्रभुता का जो नियम है वो ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की जो सर्वोच्चता का जो सिद्धांत है वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। हमारी न्यायपालिका अपने आप में क्या है, सर्वोच्च है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी भी राजघराने के कंट्रोल में नहीं है। जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, उसी प्रकार भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति है वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायपालिका सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी है। तो ये भी भारतीय संविधान की क्या एक मुख्य विशेषता है। इसके अलावा एक और जहाँ पर हम सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद जो है वो अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित भी कर सकती हैं। और आर्टिकल 368 के तहत क्या है, वो संसद जो है भारतीय संविधान में संशोधन कर सकती हैं। आर्टिकल 368 में दो प्रकार से संशोधन जो है वो कर सकती है, यानी कि दो प्रकार की प्रक्रियाओं का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता में एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका शामिल है। भारतीय संविधान में एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना
करता है, जो कि अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। जो सर्वोच्च न्यायालय है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, वह सबसे ऊपर है। बाकी के जितने भी कोर्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है। और सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र होकर, इंडिपेंडेंट होकर कार्य करती है, किसी भी राज घराने के, किसी बाहरी शक्ति के नियंत्रण में नहीं है। न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। हालांकि अमेरिका में संघीय कानूनों को संघीय न्यायपालिका और राज्य कानूनों को राज्य न्यायपालिका लागू करती है। सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत है। यह शीर्ष न्यायालय है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है और संविधान का संरक्षक भी है। इसके साथ साथ संविधान में इसकी जो स्वतंत्रताएं हैं उनके लिए कई प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे कि न्यायाधीशों के कार्यकाल की सुरक्षा की गई है कि न्यायाधीशों को उनका जो टाइम पीरियड है उससे पहले जो है वो नहीं हटाया जा सकता। न्यायाधीशों के लिए निर्धारित सेवा शर्तें रखी गई है। भारत की संचित निधि से सर्वोच्च न्यायालय के सभी खर्चों का वहन। विधायिका में न्यायाधीशों के कामकाज पर चर्चा पर रोक। सेवानिवृत्ति के बाद अदालत में कामकाज पर रोक। अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति। कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखना इत्यादि शामिल है। तो संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए ये प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषताओं में अगर हम जिक्र करें तो उसमें मौलिक अधिकार शामिल हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का जिक्र है और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का जिक्र है। और मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में जोड़े हैं। वर्तमान में नागरिकों को जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले इनकी संख्या 7 सी। 6 में पहला जो है वो समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक जिक्र किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 25 से 28 तक जिक्र किया गया है। सांस्कृतिक व शिक्षा का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 29 व 30 में शामिल है। और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय व आत्मा भी कहा है। तो मौलिक अधिकार जो है यह भी भारतीय संविधान की क्या है, विशेषता है। मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य है वो राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करता है और उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू भी किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को। और जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके साथ साथ जो है वो अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल जो 32 है उसमें 5 प्रकार की रीटों का भी जिक्र किया गया है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा व उत्प्रेषण जो लेख है वो शामिल है। और इनसे संबंधित रिट जारी करने का अधिकार भी न्यायपालिका के पास है। मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं लेकिन यह अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त भी कर सकती है अथवा इसमें कटौती भी कर सकती है। लेकिन अनुच्छेद 20 और जो 21 है वो जो है वो प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी के जो अधिकार है वो इमरजेंसी के समय स्थगित हो सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 इमरजेंसी में भी, आपातकाल में भी बने रहेंगे। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं में अगर हम नेक्स्ट पॉइंट का जिक्र करें तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का जिक्र आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत है उनको मुख्य जो है मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सामाजिक सिद्धांत शामिल है, गांधीवादी सिद्धांत शामिल है और उदार बौद्धिक सिद्धांत शामिल है। नीति निर्देशक तत्वों का जो कार्य है वो सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य जो है भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का मुख्य लक्ष्य है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानूनी रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में यह सिद्धांत मौलिक है और यह देश की जिम्मेदारी भी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए।
इन्हें लागू करना राज्यों का नैतिक कर्तव्य है। इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है अर्थात जनमत है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं संविधान की, उसमें नेक्स्ट पॉइंट का अगर हम जिक्र करें तो मौलिक कर्तव्य शामिल है, फंडामेंटल ड्यूटीज शामिल है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र अनुच्छेद 51A में किया गया है और ये भाग 4A में है। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र नहीं था, उल्लेख नहीं था, बल्कि ये बाद में जोड़े गए हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। इस कमेटी ने 8 जो मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, लेकिन उस समय 10 जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या वो 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में है और अनुच्छेद 51A में है। इसके साथ साथ जो हम जिक्र करें कि भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, इसके साथ भारतीय नागरिकों का जो कर्तव्य है उसमें संविधान का पालन करना शामिल है। राष्ट्र ध्वज का सम्मान, राष्ट्रगान का आदर करना, राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। इसके साथ साथ हमारी जो मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का अनुरक्षण करना भी भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है और सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास करना, ये भी क्या है, मौलिक कर्तव्य है। नीति निर्देशक तत्वों की तरह कर्तव्यों को भी कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में नेक्स्ट पॉइंट है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। यह भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सेकुलर स्टेट है, इसलिए यह किसी भी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। हालांकि 42वें संविधान संशोधन 1976 में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है। प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 14 के अनुसार अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ आर्टिकल 16 ये स्पष्ट करता है कि सभी नागरिकों को समान अवसर सार्वजनिक सेवाओं में प्रदान किए जाएंगे। अनुच्छेद 25 से 28 जो है वो कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 25 ये स्पष्ट करता है कि हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने, उसके अनुसार पूजा अर्चना करने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 26 ये स्पष्ट करता है कि हर धार्मिक जो समूह है अथवा उसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंध करने का अधिकार भी देता है। अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 में किसी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष के प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 28 के अनुसार किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अनुच्छेद 29 में जो कि अल्पसंख्यकों से संबंधित है, नागरिकों के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार है। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करने, उन्हें संचालित करने का अधिकार है। इसके साथ साथ अनुच्छेद जो 44 है वह राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा। धर्मनिरपेक्षता की जो पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव रखती है, भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर अथवा सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करते हुए धर्मनिरपेक्षता के सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान द्वारा राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव के आधार पर स्वरूप सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है, यानी कि हर वह व्यक्ति जिसकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है उसे धर्म, जाति, लिंग, साक्षरता अथवा संपदा इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव किए बिना मतदान करने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने की जो उम्र है वो पहले 21 वर्ष थी, वर्तमान में इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है 61वें संवैधानिक संशोधन 1989 के द्वारा।
इसके साथ साथ वयस्क जो मताधिकार है वो लोकतंत्र को बड़ा आधार देने के साथ साथ आम जनता के स्वाभिमान में भी वृद्धि करता है। समानता के सिद्धांत को लागू करता है वयस्क मताधिकार, और कमज़ोर वर्गों के लिए नई आशाएं और प्रत्याशा को जगाता है। अल्पसंख्यकों को अपने हितों की रक्षा करने का अवसर भी देता है। तो ये भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में नेक्स्ट विशेषता है एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, इकहरी नागरिकता है, यह भी भारतीय संविधान की विशेषता है। यद्यपि भारतीय संविधान फेडरल है और दो लक्षण जो कि एकल व संघीय शामिल है, यानी कि इनका प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, यानी कि यहाँ सभी भारतीय नागरिक हैं। वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। भारत में सभी नागरिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य में पैदा हुए हो या रहते हो, संपूर्ण देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त होते हैं। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता सिवाय कुछ मामलों के, जैसे कि जनजातीय क्षेत्र। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की विशेषताओं में नेक्स्ट विशेषता है स्वतंत्र निकाय, कि भारतीय संविधान में अनेक स्वतंत्र निकायों की व्यवस्था भी की गई है। भारतीय संविधान केवल विधायिका, कार्यपालिका व सरकार यानी कि केंद्र और राज्य न्यायिक अंग ही उपलब्ध करवाता है, बल्कि यह कुछ स्वतंत्र निकायों की स्थापना भी करता है, जैसे कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति और भारत का निर्वाचन जो आयोग है। राज्य और केंद्र सरकार के खातों के अंकेक्षण के लिए भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है कैग, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, संघ लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय सेवा और राज्य लोक सेवा आयोग, ये क्या है, स्वतंत्र निकाय है। इसके साथ साथ भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता में शामिल है आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान भी भारतीय संविधान में है। आर्टिकल 352 में इनका जिक्र किया गया है। आपातकाल की स्थिति से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के लिए जो आपातकालीन प्रावधान की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति को आपातकाल से संबंधित 3 शक्तियाँ प्राप्त हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा, इसके साथ साथ संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचों को सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। राष्ट्रीय जो आपातकाल है वो युद्ध, आक्रमण अथवा शस्त्र विद्रोह पैदा हुई राष्ट्रीय अशांति की अवस्था से आर्टिकल 352 के तहत लागू किया जाता है। इसके साथ साथ आपातकालीन जो प्रावधान है उसमें आर्टिकल 356 भी शामिल है, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। राज्य में जो आपातकाल है वो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता से अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है, या केंद्र के निर्देशों की अनुपालना में असफलता से अनुच्छेद 365 के द्वारा लागू किया जाता है। वित्तीय जो आपातकाल है उसका जिक्र अनुच्छेद 360 में किया गया है। आपातकाल के दौरान देश की पूरी सत्ता केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती है और राज्य केंद्र के नियंत्रण में चले जाते हैं। संविधान में संशोधन किए बगैर देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। ये भी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता है। भारतीय संविधान की नेक्स्ट विशेषता में शामिल है त्रिसदनीय सरकार। वर्ष 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 सत्रीय स्थानीय सरकारों का प्रावधान किया, जो कि विश्व के किसी और संविधान में नहीं है। संविधान में एक नए भाग 9वें और एक नई अनुसूची 11वीं जोड़ी गई, जो कि पंचायतों से संबंधित है। इसके अलावा एक नया भाग 9 और इसके अलावा जो अनुसूची 12 जोड़ी गई है, जो कि नगर पालिका से संबंधित है। तो इस प्रकार से ये भारतीय संविधान की क्या है, मुख्य विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा कर रहे थे।